राधे राधे दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल में। मैं अमन फिर से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। यह वीडियो मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों, जितने भी छात्र आप लोग पॉलिटिकल साइंस वाले हैं और आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, आपको बता दें जो आपका एग्ज़ाम जो कब है 28 को है ना, MG पेपर 7। तो ये उनका कंप्लीट वीडियो है, ठीक है। आप लोग ध्यान से बस इस क्लास को देखिए, आपका इसी क्लास से MG पेपर 7 कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह का वीडियो कोई भी चैनल पे, कोई भी यूट्यूब पर नहीं लाता, मैं लाया हूँ आपको। तो आप इस वीडियो को फ़ायदा उठाइए और आप इसका फ्री में PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को पूरा सुनने का, क्योंकि मैं अपने तरफ से फुल मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाया हूँ, ठीक है दोस्तों। चलो आज देखिए, फर्स्ट पहले तो क्वेश्चन देख लो जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पिक करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन ही देखो, वह है झारखंड की जनसांख्यिकी और जनजातीय जनसंख्या की संस्कृति का वर्णन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो जो आपके लिए बनाया हूँ, वो है आपका, यहाँ पर ध्यान देंगे, वो है झारखंड आंदोलन में विचारधारा, भूमिका और वर्णन करें, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि किस प्रकार विविध विचारधाराओं, ठीक है, विविध विचारधाराओं में यानी झारखंड आंदोलन की दिशा, यानी दिशा और उद्देश्यों को प्रभाव डाला, ठीक है, इसको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो है आपका चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, झारखंड की राजनीति में सामाजिक और आर्थिक कारकों का विश्लेषण, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोगों का, सामाजिक और आर्थिक कारकों का राज्य की राजनीति संरचना और शासन पर क्या प्रभाव पड़ा। पहले क्वेश्चन देख लो ना, कौन कौन क्वेश्चन मैं बताऊंगा। फिर सिक्स क्वेश्चन देखो, वो है झारखंड में गठबंधन सरकार के गठन और कार्यप्रणाली का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आप लोग का है, वह झारखंड में नक्सलवाद के प्रभाव और इससे नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो आपका क्वेश्चन है, वो है जनजातीय मुद्दों, ठीक है, और विभिन्न दृष्टिकोणों की तुलना करें और राज्य के भीतर, जैसे झारखंड राज्य के भीतर और बाहरी दृष्टिकोण से जनजातीय समाज के मुद्दों को कैसे देखा जाता है, इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, झारखंड की राजनीति में आदिवासी समाज की समस्याओं को समझते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा इन मुद्दों पर अपनाई गई नीति को बताना है। और आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो है झारखंड की जनसांख्यिकी संरचना में जनजातीय जनसंख्या के महत्व, यानी जनसंख्या के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य के विकास में उनकी भूमिका का आकलन करना, ठीक है। और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, वो देख लेंगे, वो है, वो बहुत है इम्पोर्टेंट है, ये है झारखंड राज्य के निर्माण के बाद गठबंधन सरकारों की सफलता और विफलता के विश्लेषण करें और गठबंधन की राजनीति के कारण उत्पन्न समस्याओं पर विचार करें। तो ये आपका हो जाता है 11 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन को मैं डील करूँगा इस वीडियो में, ठीक है। और कोशिश करूँगा कि आपको पसंद आ जाए, ताकि आप बिना इस वीडियो को देखने के बाद ही आप एग्ज़ाम में सारा चीज़ लिख के आ जाओ, ठीक है। और आशा का ये भी करेंगे कि आप दोस्तों में भी शेयर करेंगे। PDF के लिए टेलीग्राम में और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े। अब कोई फालतू की बात नहीं होगा, केवल पढ़ाई का, ठीक है। चलो देखो, फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो पहले अब देखो, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पढ़ाते चलूँगा। क्या है, झारखंड की जनसांख्यिकी जनजातीय जनसंख्या के संस्कृति विविधता को वर्णन करना है, ठीक है। ये आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है। तो चलो इसका आंसर की ओर हम चलते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिख सकते हैं आप, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो लिखिए झारखंड की जनसंख्या, ठीक है, और जनजातीय संस्कृति का विश्लेषण करना इस राज्य यानी झारखंड राज्य की सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक विविधता को समझने में मदद करता है। मतलब इसकी जनसंख्या और जनजातीय संस्कृति का विश्लेषण अगर करिएगा
तो यहाँ का सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक विविधता को समझने में मदद करेगा। ठीक है, ये लिखिए। इसके बाद आगे लिखिए झारखंड की जनसंख्या कैसी है। तो यहाँ देखिए कि झारखंड की जनसंख्या लगभग 3.29 करोड़ है। ये कब की जनगणना के अनुसार? 2021 की जनगणना के अनुसार यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये डेटा को सुधार लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 2011 की जनगणना हो गई, मेरा टाइपिस्ट गलत लिखा है। ठीक है, क्योंकि 2021 का जनगणना अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, यह राज्य भारतीय उपमहाद्वीपों के मध्य में स्थित है। ये भारतीय उपमहाद्वीपों में स्थित है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। चलिए आगे देखिए। झारखंड में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या में भिन्नता है। भिन्नता यानी डिफरेंस है, और यह राज्य मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में बसा है। मतलब ये जो राज्य है वो ग्रामीण इलाकों में बसा हुआ है। ठीक है, चलो अब देखते हैं इनका आयु संरचना। किसका? झारखंड राज्य का आयु संरचना कहने का मतलब झारखंड की जनसंख्या की औसत आयु अपेक्षाकृत कम है, जिसमें युवा वर्ग अधिक है, और राज्य में युवा श्रमिकों की एक बड़ी संख्या को रोजगार अवसर प्रदान करता है। मतलब युवा वर्ग यहाँ पर अधिक है। कहाँ पे? झारखंड में। ठीक है, आगे देखिए इनका लिंगानुपात, यानी कि झारखंड का लिंगानुपात जो है वो 1000 में 948 महिलाएं हैं, जो पूरे भारत के औसत से कम है। पूरा भारत में कितना है आपको ये कमेंट करना है। ठीक है, चलो भारत की लिंगानुपात। ठीक है, चलिए आगे देखिए साक्षरता दर। साक्षरता दर झारखंड की कितनी है? तो झारखंड में साक्षरता दर लगभग 67.63% है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार। सब जगह सुधार लो, है ना, क्योंकि 2021 की जनगणना नहीं हुआ है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर अधिक है। ठीक है, चलिए आगे झारखंड की जनजातीय जनसंख्या। ठीक है, झारखंड की जनजातीय जनसंख्या देखिए। झारखंड एक जनजातीय बहुल राज्य। ठीक है, मतलब यहाँ पर जनजातीय बहुत है, यानी कि यहाँ लगभग 26% जो जनसंख्या है वह जनजातीय है, जिसमें से 32 प्रमुख जनजातियाँ निवास करती हैं यहाँ पर। एक दो नहीं, 32, जिनमें से प्रमुख जो है वो देख लो, वो है संथाल, मुंडा हो, उरांव, कोरिया, ये सब जनजाति है। इन जनजातियों का सामाजिक संस्कृति जीवन बहुत विविध और समृद्ध है। ठीक है, यानी यही सब जनजाति यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये संताल हो गया, मुंडा हो गया, हो गया, उरांव हो गया, कोरिया हो गया, है ना। चलो आगे देखिए संथाल के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए संथाल क्या है। संथाल जनजाति के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए संथाल जनजाति जो है, संथाल झारखंड के सबसे बड़े जनजाति समूह है। उनकी भाषा संथाली है और उनका पारंपरिक जीवन कृषि पर आधारित है। किस पे आधारित है? कृषि पे आधारित है। और संथाल समुदाय अपने लोक कला और नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का नृत्य कौन है? संथाली नृत्य के लिए ये लोग क्या है? प्रसिद्ध। ये संथाल जनजाति के बारे में बता दिए। आगे देखिए जनजाति है आपका मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति के बारे में देखिए। मुंडा जनजाति मुख्य रूप से झारखंड के चोटो, पहाड़ और हजारीबाग इलाकों में बसी हुई है। ठीक है, उनकी पारंपरिक भाषा मुंडारी है और यह कृषि पर और कष्ट कला माहिर होते हैं। मुंडा जनजाति का प्रमुख त्यौहार टोला है। कष्ट कला कहने का मतलब लकड़ी से मूर्ति उर्ति बनाने का। ठीक है, और इनका कृषि कार्य पर भी ये आधारित होता है। ये कहाँ रहता है? झारखंड में और चोटो पहाड़। ये फर्स्ट क्वेश्चन था कि झारखंड के जनसांख्यिकी और जनसंख्या जनजाति की प्रमुख विविधता को बताना। तो उनके अनुसार पहले जनजाति को जानो, फिर जनसंख्या का क्या है वो जानो, तब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का। ठीक है, ध्यान से सुनते चलिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, है ना दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हो जनजाति के बारे में। देखिए हो जनजाति मुख्य रूप से सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में निवास करती है और इनकी भाषा हो है और उनकी संस्कृति जो है यानी हो की वो हिस्सा पारंपरिक गीत, नृत्य और त्यौहार होते हैं।
ठीक है। इनका पारंपरिक गीत, नृत्य और त्यौहार होते हैं। ठीक है, आगे देखिए उरांव और कोरिया के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये जनजाति मुख्य रूप से उत्तर दक्षिण झारखंड में पाई जाती है। इनकी संस्कृति कृषि, संगीत, नृत्य ही है सबका। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो ये आपको हम जनजाति के बारे में डिटेल दे दिए। अब बात करते हैं झारखंड की जनजाति, झारखंड की जो जनजाति है उनकी संस्कृति। ठीक है, देखिए झारखंड में जनजातीय संस्कृति बेहद समृद्ध है और विविध है। ठीक है, इन जनजातियों को जीवन का मुख्य आधार प्रकृति है और पारंपरिक जीवन धार्मिक पर विश्वास रखता है। ये पारंपरिक यानी पुराने जीवन पर ये लोग ट्राइबल लोग यानी आदि जनजाति लोग विश्वास रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। भाषाएं देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड में बहुत सी जनजाति भाषाएं बोली जाती है, जैसे संथाली, मुंडारी हो, उरांव, सबका अपना अपना भाषा है, सबकी अलग अलग पहचान है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। धर्म और विश्वास, धर्म और विश्वास यहाँ पर समझना होगा। देखिए झारखंड की जनजाति प्रकृति की पूजा करती है, यानी नेचर को पूजा करती है। जैसे उनकी धार्मिक आस्थाएं पृथ्वी है, आकाश है, जल है, पेड़ पौधा है, अन्य प्रकृति तत्वों पर जुड़ी होती है। इनके मुख्य देवता थांग और दर्जा है, थांग और दर्जा जनजाति का। ठीक है, चलिए आगे। त्यौहार और उत्साह, त्यौहार और उत्साह जनजातीय समुदाय के कोई भी पारंपरिक त्यौहार होते हैं, जैसे छठ पूजा, सरहुल, कर्मा पूजा, जो मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। इन त्योहारों का नृत्य, गीत और पारंपरिक खेल आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए कला और शिल्प। कला और शिल्प करने का मतलब झारखंड की जनजाति अपनी कला शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। जैसे लकड़ी की मूर्तियाँ, मैं बोला कष्ट कला, लोक नृत्य जैसे लोंगी और अलूनी, पेंटिंग जैसे वारली पेंटिंग यानी दीवार पर बनाने वाला, इन सब संस्कृति के लिए ये लोग प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। समग्र संस्कृति और सामाजिक स्थिति इनका देखिए। झारखंड की जनजातीय जनसंख्या की संस्कृति का प्रभावी रूप से संरक्षण संवर्धन किया जाता है और इनकी सामाजिक व्यवस्था पारंपरिक और सामूहिक है। इनका जो सामाजिक व्यवस्था है वो पारंपरिक है और सामूहिक है, जहाँ परिवार समुदाय का बड़ा महत्व है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर देख सकते हैं हम, हालांकि देख सकते हैं कि आधुनिकता का प्रभाव भी पड़ चुका है, यानी कि विकास का नाम इन पर जनजातीय समूह को कोई समस्या का सामना करना पड़ता है। जिससे विकास हो रहा है, आधुनिकता का प्रभाव पड़ चुका है, जैसे भूमि का अधिकार, शिक्षा का कमी और स्वास्थ्य सेवाओं में भी कमी। ठीक है, चलिए अब इनका देख लेते हैं हम लोग। झारखंड सरकार और विभिन्न गैर संगठन जो है इन समस्याओं के समाधान के लिए और काम कर रही है, जैसे कि जनजातीय क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य विस्तार, रोजगार अवसर बढ़ाना और जनजातीय संस्कृति के दोहर को संरक्षण करना। लास्ट में निष्कर्ष लिख दीजिए कि झारखंड की जनसंख्या, ठीक है, और जनजातीय संस्कृति अद्वितीय, विविध और राज्य जनसंख्या में जनजातीय समुदायों का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे जनजातीय समुदाय है उनका एक क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है और उनकी संस्कृति विविधता राज्य में समृद्ध हिस्सा है। ठीक है, समृद्ध इनका हिस्सा है और इन्हें ये क्या करेगा, विकास के रास्ते पर लाने के लिए उनकी पारंपरिक जीवन शैली और अधिकारों और सम्मान करते हुए उनके लिए उपयुक्त योजनाओं का कार्यान्वयन आवश्यक ये करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर था। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने, इसमें तो कुछ समझाना ही नहीं क्योंकि झारखंड से रिलेटेड सारे डेटा आपको देना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि झारखंड आंदोलन में विचारधारा की भूमिका का वर्णन करना। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए झारखंड आंदोलन एक महत्वपूर्ण जन आंदोलन था जो झारखंड क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समुदाय, वहाँ के जो आदिवासी समुदाय हैं के लोग अधिकार, पहचान, स्वायत्ता के लिए लड़ा है। और इस आंदोलन में विचारधारा की भूमिका, जो वहाँ की जो विचारधारा की भूमिका है केंद्रीय है और निर्णायक भी थी। और झारखंड आंदोलन की विचारधारा इन एक दिशा का पहचान संगठन प्रदान किया। इसे निम्न बिंदुओं पर समझा जा सकता है। मतलब कहने का मतलब आंदोलन
क्यों किया गया था झारखंड में? तो आदिवासी समुदाय को अधिकार के लिए, ठीक है, अधिकार के लिए, पहचान के लिए, स्वायत्ता के लिए, ठीक है। और ये अपने भूमिका को निर्णय करने के लिए, क्या ये समाज में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर सकते, अपनी स्टेबिलिटी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये अपने अपने हित के लिए ये आंदोलन करते थे, ठीक है, समझ गए होंगे। अब इनका क्या क्या बिंदु था, पहला देख सकते हैं, आदिवासी पहचान और स्वायत्ता के लिए, खुद का पहचान। जैसे झारखंड आंदोलन में मूल विचारधारा आदिवासी समुदाय की संस्कृति, सामाजिक और आर्थिक पहचान से सुरक्षा पर केंद्रित था। मतलब इसका सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक पहचान को बचाना था, ठीक है। दूसरा पॉइंट देख सकते हैं कि आंदोलन का उद्देश्य आदिवासी संस्कृति, भाषा और परंपरा, जीवन शैली को संरक्षित करना, जिससे वो बाहरी हस्तक्षेप और शोषण से खतरा था। मतलब से गैर आदिवासी लोग उस पर दबाव डाल रहे थे, या तो उनका संस्कृति, भाषा, ये सब पर, उनका या भूमि पर ये लोग ज़बरदस्ती जबरन कब्जा कर रहे थे, इसके लिए वो आंदोलन किए थे, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि बिरसा मुंडा जैसे आदिवासी नेताओं की शिक्षाओं और संघर्षों ने विचारधारा का आधार का प्रदान किया। तो बहुत सारे आदिवासी नेता थे, या तो नेता बोलिए या तो जो भी बोल सकते हैं, वो लोग ने अपने स्थिति को सुधार करने के लिए ये काम किया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे देख सकते हैं आर्थिक और सामाजिक न्याय। झारखंड आंदोलन की एक न्याय विचारधारा जो थी वो सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित थी। आदिवासी समुदाय को उनके प्रकृति, जैसे उनका नेचर, जमीन, जंगल, खनिज से वंचित किया जा रहा था। अब जो वंचित किया जा रहा था उसको लिए, अब इसको बचाने के लिए हम नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे, हम जंगल नहीं छोड़ेंगे, तो इसलिए वो लोग आंदोलन करते। आंदोलन क्यों करता है भाई? हमें कोई चीज़ की कमी होगी तो आंदोलन करेंगे, साफ सी बात है। अब आदिवासी लोग को क्या ज़रूरत पड़ सकता है, क्या कमी हो सकता है? या तो उसका ज़मीन छीना जा रहा है, या तो जंगल से भगाया जा रहा है, खनिज से वंचित किया जा रहा है ना, यही ना हो सकता है भाई। तो समझने वाली बात इतना ही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जैसे औद्योगिकरण, खनन परियोजना ने इन समुदाय को विस्थापन और गरीबी में धकेल दिया, और आंदोलन ने भूमि अधिकारों और प्रकृति संसाधनों पर समुदाय के अधिकार को मांग किया। मतलब कहने का मतलब, आधुनिकीकरण जब हो रहा था तो उनको वहाँ का ज़मीन को छीन कर घर और तोड़ ताड़ के भगा रहा था। अब इससे बचने के लिए वो लोग क्या करते, आंदोलन कर रहे थे, साफ सी बात है। फिर राजनीतिक स्वायत्ता के लिए, स्वायत्ता मतलब राजनीति में स्टेबल होने की, राजनीति में भाग लेने के लिए। देखिए मतलब कि आंदोलन की विचारधारा में यह विश्वास था कि झारखंड क्षेत्र को एक अलग राज्य, ठीक है, के रूप में गठित किया जाए, ताकि क्षेत्र के विकास और प्रशासन में आदिवासी लोग भागीदारी कर सकें। खुद का विकास करेंगे खुद से, है ना, ये कहना था उन लोगों का। फिर आगे देखिए, स्थानीय शासन प्रणाली और आदिवासी पंचायतों को सशक्त बनाने और विचार के प्रमुख था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इनका, कि सामाजिक समरसता और समावेशित से आंदोलन में आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों समुदाय को शामिल करने की कोशिश की गई, ताकि यह क्षेत्रीय एकता और समरसता का प्रतीक बन सके, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट, ये आंदोलन ने जाति और वर्ग के भेदभाव से ऊपर उठकर सभी शोषित समुदाय को अधिकार के लिए आवाज़ उठाया था, ठीक है, जितने लोग उस चीज़ को झेल रहे थे। आगे, बिरसा मुंडा और आदिवासी नायकों का विचारधारा क्या था, देखिए बिरसा मुंडा जी के क्या कहना था, कि बिरसा मुंडा और अन्य आदिवासी नायकों के संघर्ष और आदर्श इस आंदोलन का प्रेरणा था, ठीक है। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा ने उल्गुलान क्रांति, ठीक है, उल्गुलान क्रांति का आह्वान किया, जो शोषण के खिलाफ सामूहिक संघर्ष का एक प्रतीक बना, ठीक है। और उनकी शिक्षा ने झारखंड के आंदोलन को नैतिक संस्कृति आधार दिया। मतलब, और इनके देखो मैं बताता, अगर मेरे दोस्त यार में, या तो मेरे जान पहचान में कोई कुछ करता है, मैं भी बोलता अरे यार मैं भी करूँ, वही चीज़ है, कोई एक करेगा तो फिर सब लग जाता है। ये उल्गुलान क्रांति से स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए अब इनका विकास बनाम विस्थापन कहने का मतलब,
विकास भी नहीं हो रहा, विकास वर्सेस, यहाँ वर्सेस बोल सकते हैं, जिससे इनको विस्थापन किया जा रहा था, हटाया जा रहा था, ठीक है। तो इसके लिए ये लोग क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे, ठीक है। ये भी हो सकता है ना, आगे देखिए समझ में आएगा धीरे धीरे आपको। देखिए समझिए, देखिए आंदोलन की विचारधारा विकास के उस मॉडल का विरोध करती है जो आदिवासी को उनके जल, जंगल और जमीन से बेदखल करता है। बेदखल करेगा तो भाई ये आंदोलन करेंगे। यह विचारधारा टिकाऊ विकास और प्राकृतिक संसाधनों के न्याय संगत उपयोग पर आधारित था, ठीक है। न्याय संगत, ये धैर्य से न्याय मांग रहा था, लड़ नहीं रहा था, आंदोलन कर रहा था, क्रांति नहीं कर रहा था, ठीक है। चलिए, मार काट नहीं कर रहा था। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर जुड़ाव, जैसे देख सकते हैं झारखंड आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन को से प्रेरणा ली थी, ठीक है। और यह विचारधारा जो है, ठीक है, यह सुनिश्चित करने की कोशिश करती थी कि झारखंड राज्य की गठन राष्ट्रीय एकता के साथ क्षेत्रीय विशिष्टता को बनाए रखते हुए किया गया था, ठीक है। क्षेत्रीय स्थिति को देखते हुए किया गया था, है ना। चलिए आगे, इस निष्कर्ष लिख सकते हैं कि झारखंड आंदोलन के विचारधारा ने इसे केवल एक राजनीतिक संघर्ष तक सीमित नहीं रखा, ठीक है, राजनीतिक संघर्ष तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्रांति का रूप दिया। यह विचारधारा आदिवासी समुदाय, ठीक है, आदिवासी समुदायों के जीवन और उनकी पहचान को बचाने के लिए लड़ने का प्रतीक बनी, और इसने केवल झारखंड राज्य को गठन का मांग प्रशस्त किया, बल्कि भारत और अन्य आदिवासी आंदोलन को भी प्रेरणा बनकर उभरा, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ा, है ना। चलिए आगे देखिए, थर्ड क्वेश्चन है आपका, ध्यान से सुनेंगे कि किस प्रकार विविध विचारधाराओं ने झारखंड के आंदोलन की दिशा और उद्देश्य को प्रभाव डाला। तो ये देखेंगे, है ना। सबसे पहले देखिए, झारखंड आंदोलन की दिशा और उद्देश्य पर विविध विचारधाराओं का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। बहुत सारे विचारधारा का प्रभाव पड़ा। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य झारखंड के आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा और राज्य के विभाजन के माध्यम से एक नए राज्य की स्थापना था। विभिन्न विचारधाराओं और आंदोलनकारी ने इस आंदोलन से अलग थलग दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। कहने का मतलब यह है, इनका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। प्रभाव क्या पड़ता है कि आदिवासी समुदाय की रक्षा करना, उनका अधिकार का, राज्य के विभाजन के माध्यम से एक नए राज्य की भी स्थापना करना था। ये सब इनका मुख्य क्या था, मुख्य प्रभाव था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पहला पॉइंट देख सकते हैं इसमें कि आदिवासी अधिकारों की रक्षा। आदिवासी समुदाय संस्कृति, सामाजिक, राजनीतिक पहचान को बचाने के लिए कई आदिवासी नेता संगठन में प्रेरित थे। उनका ध्यान जो था, ठीक है, उनका ध्यान जो भूमि अधिकार, पारंपरिक जल जमीन सुरक्षा करना था, ताकि आदिवासी परंपराएं, जीवन शैली सुरक्षित रह सके। और इस विचारधारा का प्रभाव यह था कि आंदोलन ने एक आदिवासी अस्पृश्यता उनके स्वशासन की दिशा की ओर जोड़ दिया। इसी कारण झारखंड और बिहार का क्या होता है, विभाजन हो जाता है। क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि आदिवासी अपने विकास कर सके, अपनी सब चीज़ को बचा सके, हुआ ना। यही आंदोलन का मेन पॉइंट था, ठीक है। चलिए आगे देखें। समाजवादी विचारधारा। समाजवादी विचारधारा ने आंदोलन में एक अधिक समतावादी दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। समतावादी मतलब समाजवादियों ने झारखंड राज्य की स्थापना की सिर्फ आदिवासी अधिकारों के रक्षा के रूप में नहीं, बल्कि इसे एक समानता आधारित समाज की ओर बढ़ाने के रूप में देखा। उन्होंने झारखंड संसाधनों का उपयोग स्थानीय लोगों के विकास के लिए करने की मांग के लिए, ना कि बाहरी उद्योगपतियों के लाभ के लिए। मतलब इसलिए भी इनका उदय होता है क्योंकि झारखंड में जितने भी क्षेत्रीय इलाका है उनको विकास के लिए संसाधन का यूज करके, ठीक है। आगे नेक्स्ट, राष्ट्रीयतावाद। राष्ट्रीयतावाद कहने का मतलब समझिए, राष्ट्रीयतावाद कहने का मतलब राष्ट्रीयतावादी विचारधारा ने आंदोलन में झारखंड को एक स्वतंत्र
और गौरपूर्ण पहचान देने का आग्रह किया। इस दृष्टिकोण से आंदोलन ने राज्य को अलग अस्तित्व की आवश्यकता की ओर देकर प्रस्तुत करता है। ठीक है, और राष्ट्रवादी नेता जो इनका होता है, राष्ट्रवादी नेता, ठीक है, ये राष्ट्रवादी नेता इस आंदोलन को राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण से जोड़ते हुए इसे राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न बनाते गए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। फिर इनका देखिए धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधारा। धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधारा क्या है, ध्यान से सुनेंगे। देखिए, कुछ धार्मिक और सांस्कृतिक नेताओं ने झारखंड आंदोलन को आदिवासियों की धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता के रूप में प्रस्तुत करता है। मतलब इनकी सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता को ये प्रस्तुत करते हैं। और उन्होंने, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे ध्यान रखिए, उन्होंने यह मांग की कि झारखंड में आदिवासी समुदाय की जो पहचान है उनके पारंपरिक, सांस्कृतिक और रीति रिवाजों से जुड़ी हुई है और इसलिए इस पहचान की रक्षा करना है। उनको इसका क्या करना, रक्षा करना। ठीक है, ध्यान से सुनते चलिएगा। और इन विविध विचारों को, ठीक है, इन विविध विचारधाराओं ने झारखंड आंदोलन को एक बहुआयामी और जटिल आंदोलन बना दिया, जिसमें आदिवासी समुदाय, समाजवादी, राष्ट्रीयवादी तत्वों को संगम विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों और रणनीतियों में उभार कर सामने लाता। ठीक है, आगे देखिए, जल्दी जल्दी देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, झारखंड की राजनीति में सामाजिक और आर्थिक कारकों का विश्लेषण। ठीक है, एक एक करके देखेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे। ठीक है, चलिए। झारखंड की राजनीति में सामाजिक आर्थिक कारक गहराई से जुड़ी हुए, क्योंकि राज्य की राजनीतिक संरचना, नीतियाँ इन्हीं कारकों के इर्द गिर्द क्या होती है, घूमती है। और झारखंड का जो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ और 28वां राज्य बना और प्राकृतिक संसाधनों, ठीक है, और विविध जनजातियों की समुदायों से समृद्ध था, यानी भरा पड़ा था। और इसके बावजूद यहाँ सामाजिक आर्थिक असमानता और राजनीतिक अस्थिरता जैसे मुद्दे प्रमुख रहे हैं। ठीक है, सब चीज़ रहने के बावजूद ये विकास नहीं कर रहा है, क्यों, तो देखते हैं, चलिए, है ना। पहला इनका देखेंगे सामाजिक कारक। ठीक है, क्या देखेंगे, सामाजिक कारक में जनजातीय समुदाय का प्रभाव। ठीक है, जनजातीय समुदाय का कैसे प्रभाव पड़ा, देखिए यहाँ पर 26% क्या है, यहाँ के 26% जो जनजातीय है वो क्या है, 26% के जो जनजातीय है वो यहाँ का अनुसूचित जनजाति है और आदिवासी है। तो इनके अधिकार, भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दे पर हमेशा जो उलझा हुआ रहता है राजनीति। अब जैसे इसका यही सब में ध्यान देखे तो विकास कहाँ से होगा, वही बात होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ का आदिवासी समाज सरना धर्म और उनकी संस्कृति को, पहचान को बचाए रखने की मांग पर हमेशा रहता है। इसी नाम पर वोट लेता है और इसी नाम पर हमेशा रहता है, करता कुछ नहीं है, विकास भी नहीं करता, पैसा लूटता है ना, वही चीज़ है। आगे देखिए, राजनीतिक दलों ने आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए अलग अलग रणनीतियाँ अपनाता है। जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के देखेंगे, बहुत सारे दल हैं, उनका अलग अलग देखेंगे। ठीक है, अपना अपना हित के लिए आदिवासी का हित को उठाता है, करता कुछ नहीं, हित को उठाएगा केवल, है ना। जैसे दिल्ली में हो रहा है, हर जगह हो रहा है यार, देख सकते हैं आप तो आप समझदार हैं, ये सब एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप अपनी तरफ से। जातिगत समीकरण, जैसे देखें, गैर आदिवासी आबादी जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, ठीक है, अनुसूचित जाति एससी और सामान्य वर्ग के लोग राजनीतिक रूप से प्रभावी है। ठीक है, और आगे देखिए कि जातिगत समीकरणों विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों का चयन वोटिंग पैटर्न पर को तय करते हैं, वोटिंग पैटर्न इन पर तय करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, मजदूर और विस्थापन। देखिए, औद्योगिकरण और खनन परियोजनाओं के कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, विस्थापित लोगों, विशेष रूप से आदिवासियों और दलितों, सामाजिक आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिनसे राजनीतिक आक्रोश को जन्म लेता है। राजनीतिक आक्रोश भी, मान लो जो लोग घर बनाए उसको बोल रहा है कि तुम यहाँ खाली करो, तो राजनीतिक आक्रोश ही ना पैदा करेगा भाई, है ना। यही सब हो रहा है वहाँ पे, झारखंड में हो रहा है, इसलिए ये इनका क्या था, सामाजिक कारण था। अब देखिए आर्थिक कारक, देखिए आर्थिक कारक क्या है, देखो आर्थिक कारण में खनिज ही होगा, देख सकते हैं इमेजिन को, खनिज संसाधन और औद्योगिक विकास। जैसे देखिए
कि झारखंड में खनिज संसाधनों का एक प्रमुख केंद्र है, जैसे कि कोयला हो गया, बॉक्साइट हो गया, यूरेनियम शामिल है। लेकिन यहाँ पर देखो, हालांकि इन खनिजों संसाधनों का दोहन राज्य आम जनता के लिए पर्याप्त लाभ नहीं लाया पाया। आर्थिक असमानता के कारण खनन समृद्धि क्षेत्र भी गरीबी को जी रहा है। सर खनिज भी है, सब चीज़ है, फिर भी नहीं विकास हो रहा। क्यों? क्योंकि ये लोग अपना फायदा के लिए राजनेता लोग हैं। इन लोग को लड़ा देगा, ये ज़मीन कर देंगे, ये कर देंगे, ये वो कर देंगे, CNT वेंटी कर देंगे, करता कुछ नहीं है ना। वही चीज़ हो रहा है झारखंड में। ध्यान से सुनिएगा तो आपको हर चीज़ लिखा जाएगा। फिर देखिए क्या करता है, खनन परियोजनाओं से संबंधित भ्रष्टाचार करेगा, पर्यावरणीय मुद्दे पर बहस करेगा, झूठ मूठ का है ना, विकास नहीं करेगा, बहस करेगा। ये इनका हो जाता है आर्थिक प्रॉब्लम। अब बात करते हैं इनका गरीबी और बेरोजगारी। देखिए झारखंड में गरीबी दर उच्च और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी एक समस्या बन चुका है। ठीक है, वहाँ का जो बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बन चुका है। ठीक है, आगे देखिए, मनरेगा जैसे स्कीम लाया है, लेकिन योजना राज्य की निर्भरता यह दर्शाती है कि औद्योगिकरण के बावजूद आर्थिक विकास नीचे तक पहुँचा हुआ। सोचो, मनरेगा चल रहा है झारखंड में, क्यों? क्योंकि विकास नहीं हो रहा है, इसलिए। आगे देखिए, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र, इनका देखिए, इनका कंडीशन देख लीजिए। राज्य की 70% आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन सिंचाई, कृषि आधारित बुनियादी ढांचे कुछ नहीं, सब चीज़ कमजोर, सब चीज़ खराब। तो क्या कोई कृषि कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आगे देखिए, राजनीतिक दल कृषि आधारों को लेकर वादे करते हैं, और लेकिन जमीनी स्तर पर प्रभाव नहीं। वादा करेगा कुछ नहीं, बार बार हम बोल रहे हैं। फिर इनका देखिए, राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों का प्रभाव क्या पड़ा। पहला देखिए, पहला पॉइंट इसमें देखिए, झारखंड आंदोलन जो राज्य की गठन के नींव बना, मुख्यतः आदिवासी हित के लिए, भूमि आधार के लिए। लेकिन पत्थलगड़ी आंदोलन जैसे हालिया आंदोलन ने भी सरकार और आदिवासी समुदाय के बीच टकराव को उजागर किया। ये सब अभी आंदोलन हो रहा है ना। फिर भूमि अधिग्रहण, ठीक है, भूमि अधिग्रहण, कानून, स्थानीय नीति, शिक्षा, रोजगार, आरक्षण जैसे मुद्दे पर एजेंडा बनाकर प्रमुख मुद्दे हैं। ये सब मुद्दा है वहाँ का, है ना। अब वहाँ का राजनीतिक अस्थिरता का कारण भी हो रहा है, उनका विकास नहीं हो रहा। क्यों? देखिए, झारखंड की राजनीति अस्थिरता से ग्रसित रही, जिसमें अक्सर सरकारें जल्दी बदल जाती हैं। ठीक है, यह भी अस्थिरता का विकास के कार्य से बाधा डालती है। ठीक है, जैसे गठबंधन सरकार ने गठन में जातिगत, ठीक है, जातिगत और क्षेत्रीय मुद्दे पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये सब पॉइंट है इनका, है ना। चलिए आगे देखिए, अब इनका भविष्य जो है ना, भविष्य की चुनौती और संभावनाएं क्या है। झारखंड को सामाजिक समरसता बनाए रखते हुए आर्थिक विकास को अधिक समावेशी बनाना होगा। क्या बनाना होगा? अधिक समावेशी बनाना होगा। और सेकेंड पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि खनिज संसाधनों को या के न्यायपूर्ण उपयोग, आदिवासी समुदाय को संस्कृति पहचान की सुरक्षा और कृषि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना होगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट में लिख दीजिए, झारखंड की राजनीति को समझने के लिए सामाजिक आर्थिक विश्लेषण करना आवश्यक है, क्योंकि ये राज्य की राजनीतिक दिशा और जनता की प्राथमिकता को तय करता है। ये हम सारी चीज़ आपको एक एक करके बता चुका हूँ, ये निष्कर्ष में लास्ट में लिख देना, है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो 5वां क्वेश्चन है, वह सामाजिक और आर्थिक कारकों को राज्य की राजनीतिक संरचना और शासन पर क्या प्रभाव पड़ा, प्रभाव बताएंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे, सबसे पहले लिखिए, देखिए कि झारखंड में सामाजिक आर्थिक कारकों का राज्य पर राजनीतिक संरचना पे, शासन पे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। ये प्रभाव निम्नलिखित प्रभाव में दिखता है। प्रभाव क्या क्या पड़ा वो हम दिखाना चाह रहा हूँ। पहला देखिए, सामाजिक असमानता भी हो गया। सामाजिक असमानता जैसे झारखंड में आदिवासी और गैर आदिवासी समुदाय, इनके बीच क्या हुआ? असमानता हो गया। ठीक है, और आदिवासी समुदाय के अधिकारों और उनके संरक्षण के लिए कई आंदोलन जन्म लिया। गैर आदिवासी मतलब OBC, जनरल, ये सब। आदिवासी मतलब जितने जनजाति आपको बताएं वो। ठीक है, इन लोगों में क्या हो गया? असमानता हो रही। तब क्या हो रहा? आंदोलन जन्म ले रहा, जिनसे क्या हो रहा है? जिनसे राज्य की राजनीति बदल गया और आदिवासी समुदाय के लोग अलग राज्य की मांग करने लगे। झारखंड निर्माण की दिशा में योगदान हुआ, है ना, ये हुआ। और ये लोग अलग राज्य की भी मांग कर लिया, जिससे देख सकते बिहार झारखंड अलग हुआ ना।
यही रीज़न है। आगे देखिए, थर्ड पॉइंट देखिए इनका, आंदोलन और संघर्ष। सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के खिलाफ विभिन्न आंदोलनों का जन्म हुआ, जैसे आदिवासी अधिकारों का आंदोलन, बेरोजगारी के खिलाफ, ये सब बहुत चीज़ आंदोलन हो रहा है। फिर उचित वातावरण की मांग, राजनीतिक आंदोलन प्रभावित करना, बहुत सा कारण हो रहा है, प्रमुख कारक बन रहा है राज की राजनीतिक संरचना में बदलाव, ये सब कारण यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखिए, देखिए फोर्थ पॉइंट, राजनीतिक दलों का गठन और प्रभाव। झारखंड में विभिन्न सामाजिक समूह, जो यहाँ के सामाजिक समूह है, जैसे आदिवासी, पिछड़े वर्ग, अन्य उत्पीड़ित वर्ग के बीच असमानताओं ने राजनीतिक दलों के गठन को प्रेरित किया, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा, JMM, अन्य क्षेत्रीय दलों ने भी क्या करता है, अंदरूनी संघर्षों को राजनीतिक रूप में व्यक्त किया और सत्ता भागीदारी को प्राप्त किया। क्या करेगा, क्षेत्रीय दलों ने एक दूसरे से मुद्दा उठाएगा और अपना संघर्ष करेगा जानबूझ के, और अपना सत्ता को क्या करेगा, भागीदारी कर देगा, सत्ता बन जाएगा, है ना, सरकार बना लेगा। आगे देखिए, शासन में बदलाव। यहाँ पर शासन में भी बदलाव हो रहा है। देखिए, जैसे झारखंड के सामाजिक और आर्थिक कारकों ने राज्य के शासन में पारदर्शिता, स्थानीय अधिकारों और संसाधनों के उचित वितरण की आवश्यकता को बढ़ाया है, और इसके परिणाम स्वरूप राज्य सरकार को स्थानीय आदिवासी समुदाय के हितों को, ठीक है, वहाँ के हितों को ध्यान में रखते हुए नीति योजना बनानी पड़ी। ठीक है, वहाँ के हित को देखेगा, नीति बनाएगा, योजना बनाएगा, है ना। चलिए आगे देख सकते हैं, इस प्रकार कह सकते हैं, इस प्रकार झारखंड की सामाजिक और आर्थिक संरचना ने राज्य की राजनीतिक संरचना और शासन पर गहरे प्रभाव पर डाले, और ये प्रभाव आज भी राज्य की राजनीतिक और शासन निर्णय को प्रभावित करता है, शासन के निर्णय को प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गठबंधन सरकार का गठन और कार्यप्रणाली। आप देखो, गठबंधन सरकार उसको कहते हैं, पहले समझ लो, जब एक दो तीन पार्टी मिलकर सरकार बनाती है तो उसको गठबंधन सरकार कहता है। इसका क्या कार्य प्रणाली है झारखंड में, वो आपको समझना है। ठीक है, चलिए देखिए, झारखंड में गठबंधन सरकार का, ठीक है, झारखंड में गठबंधन सरकार का गठन राजनीति में समय समय पर बदलता रहा, और यह विभिन्न दलों के गठजोड़ के और उनके आपसी समझौते पर आधारित होता है। मतलब बहुत सारे दल मिल के बनाते हैं, और वर्तमान में झारखंड में जो गठबंधन सरकार की भूमिका रही, जहां कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर एक पार्टी बनाया था और सरकार बनाया। जब बहुत सारे पार्टी मिलकर सरकार बनाता है उसको गठबंधन सरकार बोलते हैं। ठीक है, अब इनका गठन कैसे होता है वो देखते हैं। गठबंधन सरकार का गठन देखिए, झारखंड में गठबंधन सरकार तब बनती है जब किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। ये कब बना था, 2019 में बना था। ठीक है, एक उदाहरण है, बहुमत नहीं मिला था, जिसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस, ये सब मिलकर एक पार्टी बनाई, जिसमें हेमंत सरकार क्या बने थे, मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इनका कार्यप्रणाली क्या होता है। यह गठबंधन सरकार में विभिन्न दलों को आपस में तालमेल और समन्वय आवश्यकता होती है ताकि शासन स्थिरता बने रहे, और गठबंधन सरकार के निम्नलिखित प्रमुख गुण है। पहला, साझा नेतृत्व, मतलब सब मिलजुल का कार्य करेंगे। जैसे गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर बैठने वाले समझौते होते हैं, जैसे कि मंत्रिमंडल विभिन्न दलों को प्रतिनिधित्व नियुक्त किया जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ समझ लो, गठबंधन सरकार और जो बहुमत सरकार होता है, तो गठबंधन सरकार ज़्यादा चलती नहीं क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, और बहुमत सरकार अच्छा चलता है। तो ये गठबंधन सरकार की समस्याएं हैं। जैसे फिर नीतिगत निर्णय लेने में भी दिक्कत होता है। नीतिगत निर्णय कहने का मतलब कोई भी कानून बनाएगा, कोई भी रूल बनाएगा, इसमें भी दिक्कत होगी। जैसे गठबंधन में भागीदारी दलों, फिर नीति निर्णयों सहमति बनाने में, फिर बहुत सारी पार्टी को झारखंड जनजातीय मुद्दों पर, विकास पे, ये सब पर दिक्कत आने लग जाती है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, है ना। चलिए आगे देखिए, संघर्ष और सामंजस्य भी हो जाता है। जैसे कि कभी कभी गठबंधन में असहमति होती है, लेकिन सरकार चलाने के लिए सामंजस्य बनाए रखना पड़ता है। क्या करेगा, मजबूरी है, और एक पार्टी
हावी होने के लिए होना सरकार के लिए मुश्किल पैदा कर देता है। इसलिए समझौता सामंजस्य मतलब मिलाजुला कर मिलजुल कर करना पड़ता है। ठीक है, क्या करेगा बेचारा। आगे देखिए, राज्य का विकास भी रुक जाता है। जिससे राज्य का विकास, गठबंधन सरकार में राज्य के विकास योजनाओं और परियोजनाओं को लागू करती है, जिसमें विभिन्न दलों का विचार, जिससे बहुत सारे दल मिलकर विचार करेगा, एक दल नहीं है ना। तो झारखंड में राजनीतिक गठबंधन सरकार होना राज्य की सामाजिक और आर्थिक, ठीक है, राज्य का सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझा जाता है, खास करके जब राज्य के विकास और सामाजिक न्याय पर बात होती है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि झारखंड में नक्सलवाद जो है, ठीक है, झारखंड में नक्सलवाद जो है क्या प्रभाव और इनके नियंत्रित करने के लिए उठाए कदम। तो नक्सलवाद क्या था पहले वो समझो, परिचय देते हैं। देखिए, नक्सलवाद कहने का मतलब क्या होता है, यह एक सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक समस्या है जिसका संबंध वामपंथी उग्रवाद से है। इसका उदय सबसे पहले कब होता है, 1967 में नक्सलवाड़ी गांव से होता है। अब बता दें, नक्सलवादी जो होता है वो अपना हित के लिए लड़ता है, जब हित पूरा नहीं होता तो मार काट करने लग जाता, तो उसी को कहते हैं नक्सलवादी। ये पहला स्टार्ट कब होता है, 1967 में। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। जैसे देख सकते हैं, जहाँ पर किसान हो गया, आदिवासी लोग हो गए, इनको भूमि अधिकार शोषण खिलाफ के लिए हथियार उठाए, खुद से हथियार उठाएगा तो इस आंदोलन, तो उसी को कहते हैं नक्सलवाद। और इसका आंदोलन का नेतृत्व जो किया था चारू मजूमदार और कानू सान्याल जैसे नेताओं ने किया था। यही आंदोलन के बाद पूरे भारत में फैल गया था, जिसे नक्सलवाद के नाम से जाना जाता है। मतलब हित के लिए लड़ा गया लड़ाई नक्सलवाद कहा जाता है। ठीक है, और कब स्टार्ट हुआ ये सब MCQ के लिए पढ़ लेना है ना। चलो अब देखते ये होता क्या, झारखंड में क्या प्रभाव डाला। देखिए, झारखंड में नक्सलवाद यानी मोएसियम का प्रभाव काफ़ी गहरा चुनौतीपूर्ण रहा। यह समस्या मुख्य रूप से राज्य के जंगलों और आदिवासी क्षेत्र में फैला है। जैसे वहाँ के जंगल में फैला और आदिवासी क्षेत्र में फैला। नक्सलवादी का आंदोलन जो भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य हिस्सों में सक्रिय है, ग्रामीण क्षेत्रों और सामाजिक आर्थिक समानताओं को विरोध करता था। ठीक है, ग्रामीण समानताओं और आर्थिक समानताओं को ये क्या करता था, विरोध करता था। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नक्सलवादी अपने हित के लिए ही लड़ते थे। और झारखंड में भी बहुत फैला। कहाँ कहाँ फैला, तो जंगल इलाका में और आदिवासी इलाका में वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैला। ठीक है, अब फैलने के बाद वहाँ का क्या प्रभाव पड़ा वो हम बताने चल रहे। देखिए, प्रभाव, पहला प्रभाव वो है सुरक्षा का असर। नक्सलवादी गतिविधियों की वजह से झारखंड में सुरक्षा की स्थिति बेहद जटिल हो गई और पुलिस अन्य सुरक्षा बलों के साथ संघर्ष होते रहा, जिससे क्षेत्र में शांति और सामान्य जीवन प्रभावित रहा। मतलब शांति से जीवन नहीं जी पा रहा था। पहला ये प्रॉब्लम हुआ। दूसरा प्रभाव कि आदिवासी समाज पर भी असर पड़ गया। क्या असर पड़ गया कि नक्सलवादी आंदोलन ने आदिवासी समुदायों को अपनी ओर खींचा, क्योंकि इन आंदोलनों को अपने अधिकारों की रक्षा के रूप में देखते हैं, लेकिन इस कारण आदिवासी समुदाय की जिंदगी खतरा में पड़ गया। ये दूसरा प्रभाव पड़ा। तीसरा प्रभाव, विकास का स्तर क्या हो गया, डाउन हो गया, जिससे विकास कार्यों की गति धीमी हो गई, क्योंकि इस इलाके में नक्सल का प्रभावित क्षेत्र था, जहां सरकार और विकास एजेंसी जाने से डरती थी। बुनियादी ढांचे का विकास नहीं हो पाया। ठीक है, तीसरा प्रॉब्लम। चौथा प्रॉब्लम यानी चौथी समस्या कि समाज में भय का माहौल यानी डर फैल गया। जैसे नक्सलवादियों का आतंक ग्रामीण इलाकों में फैला हुआ है, जहां लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार मानते हैं। इसके अलावा आम जनता लोग भय का माहौल मानता है, डर रहता है। चलो, ये 3 का प्रभाव है। अब इसको नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, कैसे कदम उठाए नियंत्रित करने के लिए सरकार, वो पढ़ेंगे। पहला पॉइंट इनमें देखिए, सुरक्षा बलों को तैनाती किया गया। जैसे इसमें नया फोर्स लाया गया CRPF, जिसे झारखंड सरकार ने नक्सलवादियों के खिलाफ पुलिस पैरामिलिट्री बलों को तैनात, जैसे विशेष रूप से CRPF अन्य मतलब पुलिस सुरक्षा केंद्र बना दिया, और जिस इलाका में है उसको तैनात कर दिया। अगर निकलेगा तो शूट कर दो। पहले वो अपने, देखो होता क्या है ना कि अपने लिए ही लड़ रहा है, लेकिन क्या होता ना, अब दूसरों को नुकसान पहुंचा के अपने लिए लड़ना ये गलत हो जाता है। इसके लिए सरकार अपना स्टैंड ले सकती है, तो वही स्टैंड ले रही है। ठीक है, तो पहला ये हो गया। दूसरा देखो, विकास की योजनाएं, जैसे
सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विशेष विकास योजनाएं शुरू की ताकि इन क्षेत्रों का आधारभूत सुविधा धीरे धीरे सुधर जाए। जैसे स्कूल खोलेगा, स्वास्थ्य केंद्र खोलेगा, पढ़ेगा लिखेगा तो सुधर जाएगा, है ना। तीसरा पॉइंट कि ये क्या कर दिया कि संस्कृति और सामाजिक जागरूकता को ज़्यादा बढ़ावा दिया। नक्सलवादी के खिलाफ आम जनता में जागरूकता फैलाया और कई सामाजिक संगठन और सरकार अभियान चला रहे हैं, और यह अभियान आदिवासी समुदाय को नक्सलवाद को दूर करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नक्सलवादियों के साथ बातचीत। अब बातचीत करेंगे, क्या समस्या, जो समस्या है उसको सॉल्व करो। बातचीत करके इनके कोशिश करते हैं कि उनकी मांग को समझा जाए और उसको पूरा किया जाए। तो जब पूरा कर देंगे तो ये नक्सलवादी धीरे धीरे कम होते जाएंगे, है ना। ये चौथा पॉइंट था सरकार के द्वारा उठाया गया कदम। पाँचवा, स्थानीय पुलिस जो है वहाँ का सुरक्षा बल को प्रशिक्षित करना। भाई पर जैसे नक्सल झारखंड में पुलिस जो है अन्य सुरक्षा बल है, नक्सलवादी के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा और इसके अंतर्गत विशेष शस्त्र, रणनीति और खुफिया जानकारी से प्रयोग करके। ठीक है, फिर प्रेरक कार्यक्रम से जैसे कि कई बार नक्सलवादी संगठन से समझौते तहत उनसे मुख्य धारा के रूप में बातचीत करेंगे और इससे फिर से उनका पुनर्वास करवाएंगे, मतलब फिर से उसको घर द्वार देंगे, फिर रहो अच्छा से जीवन जियो शांति से। ये कर रहा है, ये 6 चीज़ कर रहे हैं सरकार झारखंड के नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे। इन सभी कदमों को उद्देश्य नक्सलवाद की समस्याओं को जड़ से उखाड़ और झारखंड में शांति विकास प्रक्रिया को पुनः स्थापित करना। हालांकि यह लंबी कठिन प्रक्रिया है, लेकिन राज्य सरकार, केंद्रीय बल यानी CRPF नियंत्रित प्रयासों से धीरे धीरे यह सुधार रही है। तो ये हो गया झारखंड में नक्सलवादी का प्रभाव कैसे कहाँ कहाँ फैला, कैसे उसको क्या क्या प्रभाव पड़ा, कैसे नियंत्रित कर रही है, ये लिखने के लिए परिचय के साथ मैं बता दिया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो है जनजातीय मुद्दा। ठीक है, वहाँ के जनजातीय मुद्दा पर तुलना करना, राज्य के भीतरी और बाहरी दृष्टिकोण से समाज में क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, चलिए पहले देखेंगे झारखंड जैसे जो राज्य है, झारखंड में अंदर से भी प्रभाव पड़ता है, बाहर से भी। जैसे झारखंड जनजातीय समुदाय जो है में राज्य के भीतरी दृष्टिकोण भी देखना है और बाहरी दृष्टिकोण को भी समझना है। इन दोनों दृष्टिकोण के मुख्य सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक राजनीतिक कारकों के आधार भिन्नता दिखने को मिलता है। ये 3 मतलब या तो अंदर में और बाहर, दोनों तरफ से इनका प्रॉब्लम है। तो दोनों में एक ही प्रॉब्लम है, वो सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक सेम प्रॉब्लम। तो वही चीज़ को हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे। ठीक है, चलो देखो क्या है कि पहला इनका देखेंगे हम राज्य के भीतरी दृष्टिकोण, यानी अंदर का क्या समस्या है। ठीक है, देखो पहला पॉइंट इसमें देखो कि यह दृष्टिकोण मुख्य रूप से झारखंड में रहने वाले जनजातीय समुदाय का अनुभव, परंपराएं और समस्याओं पर आधारित है। ठीक है, तो क्या है पहला पॉइंट इसमें आता है आपका सांस्कृतिक पहचान और संरक्षण, मतलब अपनी संस्कृति पहचान और को बचाने के लिए। यानी कि देखिए जनजातीय समाज अपने संस्कृति विरासत, जो पुराना उसका संस्कृति है, रीति रिवाज है, उनको ये बचाना चाहती है। तो इसी भीतरी दृष्टिकोण से एक अहम मुद्दा बन जाता। पहला पॉइंट भीतर का मतलब अंदर का। दूसरा इसमें आ जाता है दूसरा पॉइंट, वह भूमि संसाधनों का अधिकार, यानी कि झारखंड में भूमि जनजातियों के लिए जीवन का आधार है। मतलब जीवन भूमि से ही उनका जीवन चला, क्योंकि कृषि आधारित क्षेत्र, तो कृषि करेगा तब ना खाएगा पिएगा। इसलिए कहना चाह रहा है कि उनकी जीवन गैर आदिवासी कब्जा कर उद्योगपति भी, यानी औद्योगिकरण के कारण विस्थापन करना पड़ रहा है। तो आदिवासी समस्या समाज में इस अस्तित्व खतरे के रूप में देख रहा है, तो इसको बचाने के लिए कर रहा है। ठीक है, ये सब मुद्दा है ये सरकार का। तीसरा पॉइंट इनका हो जाता है शोषण और हाशियों पर होना, मतलब राज्य के भीतर देखने पर यह महसूस होता है कि जनजातीय समाज अक्सर आर्थिक शोषण, बेरोजगारी, शिक्षा ये सब का प्रॉब्लम झेल रहा है। तो इसको ठीक करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्वशासन की मांग। स्वशासन कहने का मतलब इस झारखंड में पैसा कानून और ग्राम सभा जैसे अधिकार में मांगता है जैसे आदिवासी समुदाय, अगर वो खुद का उसमें भाग लेंगे तो खुद का विकास खुद से कर पाएंगे, इसलिए। ठीक है, जिससे जनजातीय समुदाय चाहता है कि क्षेत्र में उनका स्वशासन पर अधिकार हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये तो अंदर का प्रॉब्लम था। अब बाहरी दृष्टिकोण, यानी अंदर में रहने वाले लोगों के साथ प्रॉब्लम था, जो खुद का लोग खुद प्रॉब्लम दे रहे थे वहाँ पे। अब जो बाहर से भी लोग वहाँ पे प्रॉब्लम डाल रहे हैं उनको देख लो। जैसे यह दृष्टिकोण मुख्य रूप से राज्य के बाहर से लोग रह रहे हैं, जैसे वहाँ बिहार के लोग अधिकतर रह रहे हैं, और या तो बाहर के
उद्योगपति वहाँ पर ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो सब का प्रॉब्लम भी ये लोग झेल रहा है। क्या है? पहला प्रॉब्लम आर्थिक विकास की प्राथमिकता। देखो, बाहरी दृष्टिकोण झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों आर्थिक विकास के लिए उपयोग करते हैं, जोर देता है। इसमें खनन औद्योगिक विकास का मुख्य है, भले ही इससे जनजातीय समाज की विस्थापन पुनर्विकास अपना फायदा देखता है, वही चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि देखिए समाज का उत्थान का प्रयास। समाज का क्या करे? उत्थान का प्रयास करें, यानी बाहरी दृष्टिकोण अवसर जनजाति समाज के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विकास को, चलिए देखिए क्या होता है इसमें कि पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, ठीक है, पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विकास को, परियोजनाओं को, योजनाओं को जोड़ देता है। हालांकि यह योजनाएं कभी भी जमीनी स्तर पर काम नहीं करती, ठीक है, पेपर में होता है, ठीक है, रियलिटी यही होता है ना। चलो आगे देखो, फिर इनका धार्मिक और सांस्कृतिक समन्वय। जैसे बाहरी समाज के लोग जो होते हैं, जो क्या करते हैं, अक्सर जनजातीय परंपराओं को समझने के बजाय उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास करता है और उनकी संस्कृति पहचान को खतरा बना देता है ना, बेइज्जती करता है। फिर इनके राजनीतिक प्रभाव भी पड़ रहा है। राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ रहा है? जिससे बाहरी दृष्टिकोण से जनजातीय समाज में वोट बैंक के लिए एक पॉइंट बना लेता है और चुनाव के समय उनकी समस्याओं को हल करने के वादे करते हैं, लेकिन करता नहीं जमीनी स्तर पर, है ना। ये सब प्रॉब्लम था, जिससे इनका हम पॉइंट बाय पॉइंट बना के कर दिए। इनका पहलू दो था, राज्य में रहने वाले खुद का लोग खुद प्रॉब्लम डाल रहे, फिर बाहर के लोग भी प्रॉब्लम, दो दृष्टिकोण, बाहरी और अंदरी दृष्टिकोण दिखा रहे हैं। पहला इनका मूल समस्या में फर्स्ट पॉइंट संस्कृति और पहचान और संस्थाओं की रक्षा, इसमें आर्थिक विकास और औद्योगिकरण पर जोर। नेक्स्ट देखिए समाधान का तरीका, तो स्वशासन अधिकार ये सब पर भाग लेगा तो ये खुद समाधान हो जाएगा। फिर इसमें विकास योजना मुख्य धारा में शामिल करेगा। तो फिर इनका संबंध देख सकते हैं। संबंध क्या हो सकता है कि जनजातीय समाज का आत्मनिर्भरता पर जोर, फिर सरकार औद्योगिक संगठन लाभ केंद्रित दृष्टिकोण पर ध्यान देना, ठीक है। फिर चुनौतियाँ, इनका बहुत चुनौती भी तो होगा भाई, बोलते देने से थोड़ी हो जाता। चुनौती क्या है कि बाहरी हस्तक्षेप और विस्थापन, ठीक है, और जनजातीय समाज परंपराओं और अधिकारों और समझने की कमी, ये सब इनका पहलू है। पॉइंट बाय पॉइंट में बता दिया और ऊपर भी मैं बता दिया, ठीक है। अब बात करेंगे इनका निष्कर्ष। लिख दीजिए लास्ट में निष्कर्ष कि राज्य के भीतर बाहरी दृष्टिकोण का तालमेल बिठाने की आवश्यकता है और झारखंड के जनजाति समाज को, ठीक है, जनजाति समाज को यहाँ पर ध्यान रखना है, सशक्त बनना होगा और उनकी संस्कृति सामाजिक सुरक्षित रखा जाए, साथ ही आर्थिक शिक्षा विकास प्रयास किया जाए और जनजातीय समाज की आवाज़ को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करके उनकी समस्याओं का प्रभावी समाधान किया, मतलब उनके जितने भी समस्याएं उनको सॉल्व करना चाहिए, ये लिख देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, वो है झारखंड की राजनीति में आदिवासी समाज की समस्याओं को समझते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा मुद्दा पर अपनाई गई नीति। बहुत सारे पार्टी सब अपना अपना मुद्दा उठाता है, तो उनका एक एक करके मुद्दा देखेंगे, ठीक है। चलिए पहले देखिए कि झारखंड में, ठीक है, झारखंड की जनजाति में आदिवासी समाज का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा आदिवासी समुदाय में से आता है और झारखंड के आदिवासी समाज को ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याओं को सामना करना पड़ता है और इन समस्याओं को समझते हुए विभिन्न राजनीतिक दल, जैसे बहुत सारे राजनीतिक दल, जैसे आप समझ सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है, ठीक है, फिर वहाँ का लोकल पार्टी भी है, फिर भारतीय जनता पार्टी भी है, फिर कांग्रेस भी, सारे मिलकर कुछ न कुछ क्या करते हैं, नीति बनाती है। तो वो नीति को हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहले इनका नीति देखने से पहले इनका पहले समस्याएं देख लेते हैं। पहले समस्या क्या है, तब ना पता चलेगा ये नीति जो बना रहे वो सही बना रहे कि नहीं। पहले इनका समस्या देखो। पहला समस्या जमीन का अधिकार, यानी आदिवासी समाज की भूमि और गैर आदिवासी का कॉर्पोरेट कंपनी, ठीक है, बहुत बड़ा सा कंपनी कब्जा कर रही है, गैर आदिवासी भी बड़ी बड़ी कंपनी भी कब्जा कर रही है उनकी भूमि। तो इन्हीं चीज़ को बचाने के लिए ये लोग मुद्दा है और यही राजनीतिक पार्टी भी बनाता है कि मैं इन लोग को बचाऊंगा। देखते हैं कौन कौन सा पार्टी क्या क्या बोलता है। पहले ये प्रॉब्लम देख लो, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम देखो, शिक्षा और रोजगार। वहाँ का शिक्षा और रोजगार भी, जैसे आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा और रोजगार का अवसर कमी है, ये जिसके कारण लोग वहाँ से भाग रहे हैं, ये दूसरा समस्या है। तीसरा समस्या पहले समझो, वह स्वास्थ्य की समस्या।
वहाँ पर अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, कुपोषण भी, बहुत सारी चीज़ प्रॉब्लम। तो ये उनके स्वास्थ्य समस्या। तीसरा, उनकी संस्कृति पहचान का संकट। जैसे उनकी संस्कृति परंपराएं पर सुरक्षा करना है, उनको बचाना है, ये प्रॉब्लम। पांचवा प्रॉब्लम यहाँ देख सकते हैं कि आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, जैसे सामाजिक भेदभाव हो रहा है, पुलिस प्रशासन लाठी मतलब भेदभाव कर रहे हैं, ये नहीं ये कर सकता, मतलब भेदभाव। तो ये सब बचाने के लिए इनकी 5 समस्या थी, जो इनका प्रॉपर समस्या है। अब राजनीतिक पार्टी जो इनको क्या क्या कैसे सॉल्व कर रही है वो देखेंगे। पहला पार्टी है भाजपा, हमारे नरेंद्र मोदी जी का पार्टी। ये क्या वादा करती है, देखो पहला पॉइंट, ये बोलती है कि झारखंड में विकास का वादा करते हुए आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण, रोजगार सृजन, ये भी बोल रहा है। देखो रोजगार सृजन यानी रोजगार देगा, पहला पॉइंट। दूसरा, पार्टी ने जनजातीय स्वराज्य, ठीक है, जनजातीय स्वराज वनाधिकार अधिनियम कार्यान्वयन की बात करेगा, और भूमि अधिग्रहण कानून संशोधन के कारण आदिवासी का विरोध झेलना पड़ेगा, इनका दूसरा पॉइंट। तीसरा, संथाल परगना जो है उनके लिए आवाज़ उठाया। क्या आवाज़ उठाया कि आदिवासी क्षेत्रों में पार्टी में समर्थन मिलेगा, ठीक है। ये मतलब भाजपा का तीसरा पॉइंट मुद्दा है। चौथा मुद्दा देखो, यानी कि झारखंड में ये भाजपा का 3 ही मुद्दा है। ये तीनों मुद्दा आप समझ गए क्या, ये नीति बनाया झारखंड मुक्ति मोर्चा के नीति। देखो सॉरी, देखो गलती हो जाता है, माफ़ करना। देखो, झामुमो का मुख्य फोकस आदिवासियों की ज़मीन पर अधिकार की रक्षा करना, पहला इनका नीति। दूसरा, पार्टी ने पैसा कानून, ठीक है, पार्टी ने पैसा कानून और CNT SPT एक्ट को सख्ती से लागू किया। फिर आदिवासी पहचान और अधिकारों को बचाने का, ये 3 इनका होता है, यानी हेमंत सोरेन का, यानी झारखंड मुक्ति पार्टी का नीति। कांग्रेस का नीति क्या है, देखो कि आदिवासी का विकास करेगा, प्राथमिकता में शामिल करेगा। फिर ठीक है, दूसरा, इन्हीं पार्टी का शिक्षा स्वास्थ्य ये सब को सुधार लाएगा, वादा कर रहा है, ठीक है। फिर इनका कि आदिवासी नेतृत्व को बढ़ावा देना और उनके पारंपरिक अधिकारों की रक्षा करना। मतलब ये नीति तब लागू हुआ जब ये सत्ता में आएंगे, ठीक है। ये नहीं समझो कि पहले ही लागू हो रहा है ना। तो ये इनका नीति है, तो नीति ही पूछ रहा है ना कि हर एक पार्टी की क्या क्या नीति है। तो वो 3 पार्टी की नीति आप देख चुके हैं। चौथा पार्टी की नीति देखो, आजसू का, ये क्या बोलता है कि आजसू पार्टी का ध्यान है झारखंड के स्थानीय मुद्दों पर, विशेषकर आदिवासी सबको संस्कृति में विकास करेगा। सबका वही चीज़ है, ठीक है। ये आएगा पार्टी में तो ये करेगा। फिर इन पार्टी ने स्थानीय लोगों को संरक्षण देगा, रोजगार देगा, शिक्षा सुधार करेगा, ठीक है। फिर एक और पार्टी है, जैसे इनको वामपंथी दल बोल सकते हैं। इनका क्या कहना है कि अगर ये सत्ता में करेंगे तो ये ज़मीन और जंगलों को प्राथमिकता देंगे और भूमि अधिग्रहण पर विरोध करेंगे। तो ये सब इनका नीति था, ठीक है, सरकार के। ये पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो फिर सरकार योजना और उनका प्रभाव, जैसे पहला सरकार जब योजनाएं लाई थी तो वो है वन अधिकार अधिनियम 2006 में लाया था। ये आदिवासियों और उनके वन संसाधनों पर अधिकार देने के लिए और इन कानूनों को लागू किया गया, लेकिन यह क्रियान्वयन धीमे रहा, मतलब बहुत धीरे धीरे काम हो रहा था। फिर दूसरा CNT और CNT एक्ट, मतलब इन कानूनों में भूमि का रक्षा के लिए, ठीक है। आप ये जानते होंगे अगर झारखंड के हैं CNT और SPT एक्ट क्या होता है। CNT मतलब आदिवासी की ज़मीन आप खरीद नहीं सकते, ठीक है। ये सब एक्ट है, पढ़ ये तो जानते होंगे आप, झारखंड का है तो। फिर पैसा अधिनियम, आदिवासी स्वशासन की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन कई क्षेत्रों में इसे पूरी तरह लागू नहीं किया गया है। फिर नेक्स्ट, स्वशिक्षा अभियान, कौशल विकास योजनाएं, जैसे शिक्षा रोजगार क्षेत्र में प्रगति और बावजूद आदिवासी क्षेत्रों में अपेक्षित सुधार नहीं किया हो। फिर आगे की राह, जैसे आगे कुछ सोचे, जैसे आगे यही ना जमीन, जैसे यहाँ लिख लिए आदिवासी समाज की समस्याओं को हल करेगा, वादा करेगा। वादा में क्या करेगा कि इनका जमीन संसाधनों का अधिकार सुधार करेगा, फिर शिक्षा रोजगार देगा, फिर इनकी संस्कृति परंपरा को बचाए रखेगा। फिर ठीक है, फिर साथ में पैसा कानून और जो CNT सब है सबको अच्छा से लागू करें। यही इनका झारखंड में राजनीति में आदिवासी समुदाय के लिए नीति और योजनाओं को व्यवहारिक रूप से बनाए रखने के लिए ये काम करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका है
सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में जनसांख्यिकी संरचना में जनजातीय जनसंख्या के महत्व को ध्यान में रखते हुए इनके विकास पर बताना है। ठीक है, देखिए अब इनको आप क्या कर लीजिए, अब सेम चीज़ है, देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए, है ना। देखिए सेम चीज़ हम यहाँ पर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, मैं PDF भी दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, है ना। और आप लोग देख लीजिएगा, है ना। और यहाँ पे एक सेकेंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए, है ना। आप इसका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट में PDF भी इसका प्राप्त कर सकते। कुछ नहीं है, सब रिलेटेड ही है, एक ही चीज़ है, बार बार बताने में उनको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना। और 1 घंटा की वीडियो भी हो चुका है ना। चलिए कोई नहीं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।